कुंभ मेला दुनिया का इतना बड़ा इवेंट है, उसको मैनेज कैसे किया जाता है? उसमें फंडिंग कौन करता है? कितने लोग आएंगे या कितने लोग आए हुए थे, ये कैसे डिसाइड होता है? कुंभ मेले में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या होती है? डायरेक्ट बिजनेस, इनडायरेक्ट बिजनेस। बिजनेस पर्सन को उसकी कब से तैयारी करनी पड़ती है? और एक बात होती है, कुंभ मेले में ऐसा भी बोला जाता है, छुपे हुए साधु कुंभ मेले में आते हैं। इसका मतलब क्या होता है? हेलो, मैं डॉक्टर राजकुमार देसाई, वास्तु एंड ह्यूमन बॉडी एनर्जी कंसल्टेंट। आज हमारे यहाँ जो गेस्ट आए हैं उनका नाम है मिस्टर संदीप जाधव और उनकी वाइफ मिसेस योगिता जाधव। मिस्टर संदीप सिविल इंजीनियर है और एनएमसी मतलब नासिक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में कंसल्टिंग इंजीनियर है। योगिता मैडम ने नासिक का धार्मिक महत्व और शहरीकरण इसके ऊपर पीएचडी की है। योगिता मैम सर को उनके बिजनेस में सपोर्ट करती है। हमारे पिछले पॉडकास्ट में हमने कुंभ मेले में स्नान करने से क्या होता है इसके बारे में देखा। अभी हम लोग थोड़ा मटेरियलिस्टिक एंगल से बात करेंगे। मतलब कुंभ मेला इतना बड़ा दुनिया का इवेंट है, उसको मैनेज कैसे किया जाता है, उसका इतना बड़ा फंडिंग कौन करता है, उसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या होती है, उसके लिए बिजनेस पर्सन को कब से तैयारी करनी पड़ती है, और ऐसे ही कुछ सवाल लेके हम यहाँ पे सर से बात करेंगे। आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। देखते हैं आगे क्या होता है। नमस्ते। कैसे हैं आप दोनों? बहुत अच्छे, मस्त है सर, आप दोनों को यहाँ पे देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और हमें कुंभ मेला के बारे में आपको बहुत सारे सवाल करने हैं। तो मुझे आपसे पहला सवाल ये पूछना है कि ये इतना बड़ा इवेंट मैनेज करने में एनएमसी का रोल क्या होता है? जैसा कि आप जानते हैं कि कुंभ मेला को यूनेस्को ने 2017 में एक सांस्कृतिक विरासत के तौर पर उसको दर्ज किया है वर्ल्ड में। और इतना बड़ा इवेंट जब होता है तो उसकी तैयारियां भी बहुत बड़ी होती है। तो ये जो कुंभ मेला होता है तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्थानिक प्राधिकरण के तौर पर एनएमसी का उसमें रोल होता है। तो बेसिकली एनएमसी जो होती है तो नासिक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन उसको एग्जीक्यूट करता है। उसका प्लानिंग भी कॉरपोरेशन के तौर पे ही होता है, उसमें स्टेट के ऑफिसर्स भी उसमें हेल्प करते हैं और दोनों का मिला के वो फिर वो केंद्र सरकार की तरफ सैंक्शन के लिए जाता है। तो बेसिकली जो टाउन प्लानिंग जो डिपार्टमेंट है कॉरपोरेशन का, वो पूरा उसका प्लान तैयार करता है। जैसे साधुग्राम कहाँ होना चाहिए, पार्किंग कैसी होनी चाहिए, रोड का जो नेटवर्क है वो कैसे होना चाहिए, जो लोग आने वाले उनकी रहने की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, ये सब प्लानिंग एक कागज पे करने का काम टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट से होता है। तो जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होता है पीडब्ल्यूडी, तो वो सब बांधता है, उसका निर्माण करने का काम उसकी तरफ होता है। उसमें ड्रेनेज डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व होता है। जैसे इतने लोग आने वाले हैं तो इतने लोगों की व्यवस्था जो है, उनकी जो महिला होता है या कुछ पानी की व्यवस्था होती है, सबकी व्यवस्था करने का काम ये वाटर सप्लाई और अंडरग्राउंड ड्रेनेज डिपार्टमेंट जो है, जिसको भोगोयो बोलते हैं नासिक में, तो वो डिपार्टमेंट वो काम करते हैं। सर, अगर इतना सारा सब एनएमसी ही करता है तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट का फिर रोल क्या रहता है? बहुत महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि नासिक में कुंभ मेला जो है वो दो जगह होता है। एक त्र्यंबकेश्वर में होता है और एक नासिक शहर में होता है। नासिक शहर का जो कुंभ मेला होता है वो कॉरपोरेशन के अंडर होता है, वेराज जो त्र्यंबकेश्वर का जो कुंभ मेला उसी पैरेलल टाइम में होता है, तो उसका देखभाल करने का जिम्मा पूरा स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर होता है। बिकॉज कॉरपोरेशन का वहाँ पे ज्यूरिक्शन नहीं है। तो ज्यूरिक्शन न होने के कारण उनका कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए और स्टेट उधर का प्लानिंग करता है, वेराज कॉरपोरेशन जो है वो नासिक का इधर का प्लानिंग करता है। जैसे जो शहर में जो होने वाला है शाही स्नान, उसका पूरा व्यवस्था कॉरपोरेशन देखने वाला है, प्लानिंग कॉरपोरेशन देखने वाला है। त्र्यंबकेश्वर का जो शाही स्नान होने वाला है वहाँ का व्यवस्था का स्टेट गवर्नमेंट देखता है। मतलब त्र्यंबक का पूरा डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है जी। ओ, और फिर सर इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल क्या होता है फिर? सेंट्रल गवर्नमेंट, अभी इतने लोग, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इम्पोर्टेंस बहुत बड़ा है जी। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो
एविएशन डिपार्टमेंट है, इतने लोग आने वाले हैं तो रेलवे डिपार्टमेंट उसमें इन्वॉल्व है, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट हाईवे उसमें, नेशनल हाईवे उसमें इन्वॉल्व है। उसके बाद में आपका मिलिट्री भी उसमें इन्वॉल्व होता है, आईबी, सीबीआई, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट हो रहा है तो उसका सुरक्षा का जिम्मेवारी भी सेंट्रल के ऊपर होता है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट तो इन दोनों के पक्ष में नहीं आते, क्योंकि उनका जुरिक्शन जो है वो सेंट्रल के अंडर आता है जी। तो ये सब मैनेज करने के लिए ये डिपार्टमेंट जो सेंट्रल के बने हुए हैं उनका रोल उसमें उनको निभाना पड़ता है, इसलिए सेंट्रल का उसमें इन्वॉल्वमेंट आता है। सर ये सारी चीजों के लिए पैसा बहुत जरूरी होता जी, है या बराबर, लगता होगा, बराबर। तो हमारे मन में एक क्यूरियोसिटी है कि फिर फंडिंग कहाँ से आता है? फंडिंग का ऐसा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ फंडिंग उसमें करता है, स्टेट गवर्नमेंट कुछ उसका जिम्मा उठाता है और बाकी का एज अ स्थानिक प्राधिकरण करके कारपोरेशन भी उसमें कुछ खर्चा करता है। मतलब ये परसेंटेज वाइज होता है या? परसेंटेज वाइज ही किया हुआ है उन्होंने, लगभग 60% का जो फंडिंग है वो कारपोरेशन इटसेल्फ उठाता है, 20% स्टेट गवर्नमेंट देता है, 20% सेंट्रल गवर्नमेंट देता है। अच्छा, अब तक मुझे लग रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट शायद बहुत फंडिंग करता होगा, लेकिन एनएमसी ही ज्यादा फंडिंग करता है। जैसे आपने देखा कि प्रयागराज में जो अभी कुंभ मेला चालू है, तो प्रयागराज का कुंभ मेला में 7,000 करोड़ का उनका पूर्ण एस्टिमेट था, खर्चा इतना बड़ा खर्चा होता इतना, है। तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के तौर से उनको 2,000 करोड़ का उनको मुआवजा दिया गया, स्टेट गवर्नमेंट ने 1,500 करोड़ का उठाया और बाकी का वहाँ के स्थानिक प्राधिकरण ने किया। ओ ग्रेट, मतलब उनका बहुत बड़ा रोल है, फंडिंग के लिए भी उनका बहुत बड़ा रोल है। जी जी। सर ये इतना बड़ा इवेंट है, यहाँ पे इतने करोड़ों में लोग आते हैं, तो हमें ये सवाल हमारे मन में आता है कि फिर कितने लोग आएंगे, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं एनएमसी? आपका सवाल एकदम सही है, जो मामूली तौर पे वो सवाल होना ही चाहिए कि ये लोग कितने आने वाले हैं, क्योंकि प्लानिंग करते समय कितने लोग आएंगे उसके हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली कारपोरेशन क्या करता है कि जो जो अखाड़े वहाँ पे शिवस्त में अखाड़े सब शामिल होते हैं, साधु संत जो होते हैं वो अखाड़े शामिल होते हैं, और अखाड़ों के जो अनुयायी है उनका एक संख्या है कि जो अखाड़े को जो मानते हैं, जैसे 13 अखाड़े मुख्य है, वो 13 अखाड़ों के साधु संत और उनको मानने वाले जो अनुयायी है, हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले, वो लोग उसमें उनका एक संख्या है, उसका संख्या हम डिसाइड कर लेते हैं उनसे, वो दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं। जैसे लास्ट टाइम कम लोग आए, जैसे प्रयागराज में आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम उनके वहां पे 12 करोड़ लोग आए थे, इस टाइम 40 करोड़ लोग हुए। तो ये जो संख्या क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि लोग वहां पे शिफ्ट हो रहे, जैसे जैसे पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है तो सनातन धर्म को मानने वाले और उनके अनुयायी भी बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से ही वो संख्या इधर डिसाइड होता है कि कितने लोग आएंगे। जैसे अभी कारपोरेशन ने इस बार का जो अनुमान लगाया है, लास्ट टाइम का यहाँ पे 2 करोड़ लोग आए थे, जैसे प्रयागराज में 12 करोड़ थे, अभी 40 हुए। लास्ट टाइम यहाँ पे 2 करोड़ लोगों ने इन्वॉल्व हुए थे पूरे कुंभ मेला में, लेकिन इस टाइम हमने 6 करोड़ का प्लानिंग का आंकड़ा पकड़ा हुआ है कि 6 करोड़ लोग आने वाले हैं। अच्छा सर, फिर ये कितने एग्जैक्ट लोग आ गए, ये कैसे मालूम होता है? हाँ, ये भी सही सवाल है आपका, क्योंकि जैसे यहाँ पे कारपोरेशन का एक एरिया फिक्स है, उसका डेंसिटी वहाँ पे, फिर उसके हिसाब से इसका पॉपुलेशन भी है शहर का फिक्स है जो गिना हुआ है, तो उसके बाद में जो लोग आते हैं तो एरिया से डेंसिटी का हम लेते हैं कि कितना डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ा है एरिया में, कितने लोग। जैसे अभी कुछ रोज रास्ते हमारे खाली होते हैं और दिनों में, लेकिन जब कुंभ मेला का जब ये त्योहार होता है यहाँ पे धार्मिक त्योहार, तो उस टाइम पे रोड भरे हुए थे, तो जो भरे हुए हो तो एरिया ऑक्यूपाई हो गया पीपल से, तो उसके हिसाब से उसका डेंसिटी हम निकालते हैं। और वेरिया जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट से भी पिक्चर कैप्चर करके भी उसके भी तौर पे भी अनुमान लगाया जाता है। लेकिन जब सैटेलाइट नहीं थे इसके लिए, तो ये अनुमान हम डेंसिटी पे निकालते थे। जैसे जो एरिया है ये सिटी का, तो एरिया में इसका एरिया कितना, यहाँ पे कितने लोग रह सकते, कितने लोग जगह पे चल सकते, रोड नेटवर्क कितना एरिया का है, वेराज लैंड कितनी है, वो यूजेबल लैंड कितनी है, तो उसके हिसाब से उसका अनुमान लगा के हम डेंसिटी काउंट करते कि ये शहर में कितने लोग बैठ सकते हैं, और जितना जितना एरिया ऑक्यूपाई हुआ है उसी हिसाब से हम कितने लोग आए उसका काउंटिंग करते हैं। सर मैंने किसी से सुना था कि मोबाइल कितने आए हैं, मोबाइल नेटवर्क कंपनियां वो बताती है और उसके हिसाब से भी कुछ कैलकुलेशन रहता है। जी बराबर है। उसको आईटी डिपार्टमेंट जो है, तो आईटी डिपार्टमेंट का भी हम हेल्प लेते हैं उसमें कि
जो लोग आए हुए तो टॉवर पे रोड कितना है, यहाँ पे टॉवर कनेक्शन होते हैं, तो टॉवर पे कितना, अभी टॉवर का कम्युनिकेशन कितने लोड पे हो रहा है, उसके सर्वर कितने यूज हो रहे हैं, उसका भी काउंटिंग के लिया जाता है। और उसी हिसाब से भी आंकड़े को, वो एक सेकेंड मेथड है उसको वेरीफाई करने के लिए। सर ये बहुत क्रिटिकल और कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आप जो भी बोल रहे हो, डेंसिटी से मेजर करना और ये सब इतना, मतलब एज अ कॉमन मैन मुझे इतना आसान नहीं लग रहा है, लेकिन हैट्स ऑफ कि आप लोग ये सब करते हो। जी धन्यवाद। सर जब हम कुंभ मेला का नाम सुनते हैं तो रामकुंड के साथ साथ तपोवन भी हमारे आंखों के सामने खड़ा होता है। तो मुझे ये पूछना था कि तपोवन में गवर्नमेंट ने या एनएमसी ने कितनी एकड़ जगह अलॉट की है, और वो कुंभ मेला खत्म होने के बाद वो जगह पे क्या होता है? जैसा कि तपोवन में जो है वो 350 एकड़ जमीन जो है आरक्षित है। बाप रे, बड़ी है। हाँ, तो 350 एकड़ में लगभग 100 एकड़ जो जमीन है वो कारपोरेशन ने अभी तक एक्विजिशन किया हुआ है। बाकी का 250 एकड़ जो है उसका वो रिक्विजिशन लास्ट टाइम हमने किया था, क्योंकि इतनी जमीन अधिग्रहण करने के लिए बहुत बड़ा पैसा लगेगा, जिसके लिए स्टेट और सेंट्रल का फंडिंग मिलता नहीं है। तो उसी लिए कारपोरेशन को इटसेल्फ उसको परचेस करना है। तो अधिग्रहित करने के लिए उतना फंड तो नहीं है, क्योंकि बाकी के डेवलपमेंट भी करने है कारपोरेशन को। तो फिर इसके लिए 100 एकड़ अभी तक एक्विजिशन हुआ 250 एकड़ अभी तक बाकी है, और उसके हिसाब से 350 एकड़ वहाँ पे जगह है जो आरक्षित है। लेकिन ये 350 एकड़ जगह छोड़ के भी शहर में, क्योंकि ये जो लोग आने वाले हैं तो पार्किंग की व्यवस्था उनको लगने वाली है, क्योंकि गाड़ियों से भी बहुत लोग आते हैं, जैसे रेलवे या एविएशन लोग यूज करते हैं, लेकिन उसके बाद में लोग खुद की गाड़ियों से आते हैं, तो उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था होती है, जिसके लिए हमने अलग से 100 एकड़ का प्रावधान रखा हुआ है, जो हमने टेम्पररी एक्विजिशन करते हैं। या कुछ संस्थाएं हैं जिनकी जगह जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको अलॉट की हुई है, उनको रिक्वेस्ट पे हम उनसे, जैसे ये हो गया अपना, तो जैसे कुछ संस्थाओं की जो जगह है जो केंद्र सरकार ने अलॉट की हुई है, तो वो संस्थाओं का जगह भी हम वो टाइम पे पार्किंग के लिए लेते हैं जो खाली जगह पड़ी हुई है। अभी दिक्कत ये होती है कि जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे शहर का भी निर्माण होते जा रहा है। कुछ जगह पहले खाली थी, शहर थोड़ा खाली था, अभी शहर भी भरने लग गए हैं, वहाँ का पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो उसके कारण अभी दिक्कत थोड़ी हमें इस टाइम आने वाली है, क्योंकि शहरीकरण तो बढ़ गया है, और शहरीकरण बढ़ने के कारण हमें जगह ज्यादा नहीं मिल रही। तो इसलिए हम थोड़ा आउटसाइड में भी जाके अभी वो जगह को ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं। पार्किंग व्यवस्था हम जैसे पहले थोड़ी सिटी के नजदीक थी, अभी थोड़ा सिटी के बाहर जाके करनी पड़ेगी। इसलिए जो रिंग रोड से कारपोरेशन की प्लानिंग डेवलपमेंट प्लान में, तो उसको डेवलप करने के लिए प्रायोरिटी में हमने वो डिसाइड किया हुआ है। अच्छा सर, लास्ट टाइम मैंने देखा था टॉयलेट्स बहुत थे, रोड के पूरा रोड से एक लाइन पे टॉयलेट्स लगे थे। तो ये इतनी बड़ी टॉयलेट्स की व्यवस्था कैसे की जाती है? जैसे कि आने वाले जो लोग हैं तो उनके लिए टॉयलेट की व्यवस्था तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि समझो ओपन में शौच हुआ तो उसकी दुर्गंधी से और ज्यादा बीमारियां फैलने की संभावना है, तो कंट्रोल में होना चाहिए। इसके लिए टॉयलेट का निर्माण ज्यादा तौर पे होता है। जैसे लास्ट टाइम हमने 26,000 टॉयलेट को खड़ा किया था वो एरिया में, क्योंकि साधु ग्राम में लोग विजिट करते हैं, साधुओं को मिलते हैं, उनके दर्शन लिए जाते हैं, तो फिर वहां पे आने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। शाही स्नान 2-3 दिन के लिए होता है, 3 शाही स्नान होते हैं, तो 3 ही दिन यूज होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अदर दिनों में लोग वहां पे मिलते हैं, साधुओं के दर्शन लेते हैं, प्रवचन होते हैं, सत्संग होते हैं। तो उस टाइम पे वहाँ पे टॉयलेट की पूरी व्यवस्था होने की चाहिए, तो इसीलिए हमने 26,000 टॉयलेट वहाँ पे खड़े किए थे लास्ट टाइम। वेयर इस टाइम हमें और ज्यादा करना पड़ेगा उसको। सर लास्ट टाइम एक बहुत ध्यान में आया था कि क्लीनिंग बहुत था, मतलब नॉर्मल नासिक जितना क्लीन है उससे कई ज्यादा गुना क्लीनिंग बहुत था, तो उसके लिए भी आपको बहुत एफर्ट्स लेने पड़ते होंगे। जी बराबर है, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे फिर हमने 75,000 पीपल को हमने टेम्पररी बेस पे कारपोरेशन में लिया था, जो पेरोल पे थे, कारपोरेशन के पेरोल पे थे लेकिन टेम्पररी बेस पे थे। और वो 75,000 पीपल का काम एक ही था कि क्लीनिंग डे टू डे विदिन आफ्टर 5 आवर्स क्लीनिंग होना चाहिए, क्योंकि लोग आते हैं तो दुर्गंधी तो होने वाली, खाने की चीजें गिरने वाले, तो फिर वो चीजें कुछ कपड़े गिरते, कुछ ना कुछ गिरते रहता है जिससे दुर्गंधी, और उसके बाद में फिर
कुछ संकरण हो सकता है, कुछ बीमारियां फैलने का, तो वो ना हो, इसलिए हमने क्लीनिंग के बारे में बहुत ध्यान दिया था और इस टाइम पे भी हमें वो देना ही पड़ेगा। सर और एक सबसे मुझे मेरे दिमाग में आता है, पानी का स्टोरेज भी बहुत करना पड़ता होगा क्योंकि वो कंटिन्यूअसली फ्लो चाहिए पानी का, इतने लोग नहाएंगे स्नान करेंगे तो वो क्लीन रहने के लिए उसकी कैसे मैनेजमेंट करते हैं? जैसे लास्ट टाइम हमने उसके लिए एक धरण जो था, इसका एक डैम का निर्माण किया था गोदावरी नदी पे। अभी तो बीच के दिनों में 4 डैम हमने और नए बनाए, जिसमें 2 कारपोरेशन में खुद के पैसे से बनाए और 2 स्टेट गवर्नमेंट ने उसमें पैसे दिए थे, इरिगेशन डिपार्टमेंट के थ्रू वो काम हुआ है। और अभी कुछ निर्माण और चालू है एक डैम का, जो आई थिंक सो 2026 तक उसको पूरा करना ही है, उनका टारगेट है। एक्विजिशन उसका हो चुका है और निर्माण का काम जस्ट अभी चालू हो गया है। तो ये करने का कारण ही है क्योंकि पीने का भी पानी लगने वाला है और नदी में बहाव पानी में क्यों चाहिए, क्योंकि जब बहाव रहेगा तब उसमें ऑक्सीडेशन ज़्यादा होता है सनलाइट के कारण, फिर उसके बीमारियां कम होती है और पानी शुद्ध रहता है। नहाने वाले को भी थोड़ा सा ऐसा गंदे पानी में नहा रहे हैं हम लोग तो ऐसा फील नहीं होता है, फ्रेश पानी में नहाने का फील होता है। तो लास्ट टाइम का आंकड़ा आप जब आप लीटर्स में सुनेंगे 127.5 करोड़ लीटर्स, इतना पानी हमने छोड़ा था, फ्लो किया था, पीने का अलग। वो कितने दिन में किया था, मतलब सिर्फ 3 दिनों के लिए? नहीं, उसमें हमने 3 महीने का पीरियड में किया हुआ है, लेकिन 3 दिन में जो शाही स्नान होते हैं उस टाइम पे ज्यादा करके फ्लो ज्यादा होता है, अच्छा फ्लो देना पड़ता है पानी। अच्छा सर, मुझे और एक पूछना था, ये कुंभ मेला 3 दिन तो शाही स्नान के होते हैं, लेकिन एक्चुअली कितने दिनों में चलता है, कितने दिनों तक चलता है? कुंभ मेला 1.5 साल तक चलता है। जैसे ये कुंभ मेला इस टाइम का जो कुंभ मेला है वो 31 अक्टूबर 2026 को स्टार्ट होने वाला है। ध्वजारोहण वहां पे होगा। साधु संत जो अखाड़े वाले जो है वो जो अखाड़े 13 अखाड़ों के मुख्य साधु संत आएंगे, वो ध्वजारोहण वहां पे होता है और ध्वजारोहण होने के बाद में वो वापस निकल के फिर जैसे शाही स्नान पहला जो है इस टाइम का वो 2 अगस्त को है, तो उसके कारण उस टाइम पे वो इधर आने वाले हैं। उसके 8 दिन पहले वो आते हैं यहाँ पे। वो आने के बाद उनकी पूरी पहले ही व्यवस्था, उनका जो स्टाफ रहता है उनके वहाँ का निर्माण, जो वहाँ के अखाड़ों का जो पूरा सिस्टम देखता है, वो लोग पहले आते हैं और वहाँ से फिर उनका प्लानिंग होके आगे का प्लानिंग चलता है। 3 शाही स्नान होने वाले इस टाइम पे। मतलब 1.5 साल कुंभ मेला चलता है तो 1.5 साल नासिक में लोग आएंगे, तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो बहुत बड़ी होगी फिर वहां पे। जी बराबर है, बिजनेस की अपॉर्चुनिटी बहुत है, तो उसमें मैडम और ज्यादा बता सकेंगे क्योंकि उन्होंने उस पर रिसर्च भी किया होगा। ग्रेट मैडम, इतने लोग आएंगे 1.5 साल में, इतने करोड़ में आएंगे, तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी बिजनेस पर्सन्स के लिए तो बहुत होंगी। तो डायरेक्ट बिजनेस और इनडायरेक्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्या क्या होती है कुंभ मेले में? कैसे अभी मानव की जो गरज है, अन्न वस्त्र निवारा, ये तो मेन है। तो अभी जो सब लोग आएंगे कुंभ मेले में, उनकी तो प्रायोरिटी पे पहले उनका खाना पीना की रहन सहन कहाँ होगा, कैसे होगा, इसका पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए खाने का हिसाब, खाने के बारे में बोला जाए तो खाने का जो प्रिपरेशन है वो बहुत पहले किया जाता है। जो वस्तु है जो टिकने वाली है उसका प्लानिंग पहले 1 साल पहले किया जाता है। बाकी 6 महीने के कुंभ मेला स्टार्ट होने के 6 महीने पहले जो चीज़ें अच्छी रहने वाली उसका पूरा यानी स्टोरेज किया जाता है। और जो चीज़ें खराब होने वाली है उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, उसका सप्लाई कहाँ से किया जाए, इसका पूरा प्लानिंग पहले किया जाता है। तो फिर जब हम जो स्टोरेज करने वाली चीज़ें वो 6 महीने पहले स्टोर करते हैं और जो अभी नाशवंत है यानी खराब होने वाली चीज़ें वो उस टाइम मैनेज किया जाता है। तब वो प्रिपरेशन किया जाता है। और बाकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी जैसे कि ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट का बहुत महत्व है आने जाने के लिए। अभी जैसे सर ने बताया कि पार्किंग की व्यवस्था बहुत दूर की जाती है, तो उधर से कुंभ मेले के स्थान पर आने के लिए पूरी सरकारी मैनेजमेंट रहती है।
वहां से आने के लिए। खासगी जो अपना ट्रांसपोर्ट रहता है वो नहीं चलता है। तो उस टाइम किसको हायर किया जाए, कौन सी एजेंसी वहां जाए, ये पूरा प्लानिंग किया जाता है। फिर उसकी वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो गई। दूसरी तरफ शहर में ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ ऊंच नीच, अभी इतने लोग आए तो चोरी, कुछ अनुचित प्रकार ना हो, उसके लिए कुछ रुकावट आए, ऐसा ना हो, इसलिए सीसीटीवी, बाकी लाइट की व्यवस्था। फिर कैसा होता है पूरा दिन में रात में आने जाने वाले भाविक बहुत रहते, तो रात को इलेक्ट्रिसिटी का जो मैनेजमेंट है वो भी पूरा देखा जाता है, वो भी एक अपॉर्चुनिटी तैयार हो जाती है ऐसा। और जो अभी धार्मिक स्थलों में कुछ चीजें यूज किए जाते हैं, जैसे शंख, पीतल की वस्तुएं, कुछ माला, ये सब चीजें जो धार्मिक लोग रहते हैं उनको ये धार्मिक क्षेत्रों से लेना बहुत अच्छा लगता है। इसलिए वो भी स्थानिक लोगों के लिए कि वो बाहर के लोगों के लिए वो बहुत अच्छा लगता है ना, तो इसलिए वो भी बिजनेस की दृष्टि से बढ़ता है। और एक जैसे अभी हमको जो हमारी श्रद्धा है, फूल, दिया, ये जो छोटे छोटे बोले जाते हैं हल्दी कुमकुम, ये छोटे छोटे कुछ गरजू रहते हैं, उनको भी वो अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम कैसे अपना गरज वहां से मतलब कैसे किया जाए। वो सेल आउट करे और दो Sell out, पैसे कमाए दो उसमें से। पैसे कमा, वैसे जी, वैसे छोटे छोटे इवेंट से ही बहुत कुछ मिलता है ऐसा। आपने तो बहुत अच्छा बताया। जैसे एनएमसी, एक्चुअली आपने बहुत सारा एनएमसी के रिलेटेड बताया कि वो पार्किंग दूर होता है तो वो हाँ। कैसी व्यवस्था होती है, फिर उनको ड्राइवर्स हाँ। सप्लाई Supply। करना पड़ते होंगे। सर मुझे ना प्राइवेट बिजनेस जो रहते हैं तो उसके रिलेटेड मुझे समझना है। प्राइवेट मतलब टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले होंगे, होटल्स वाले होंगे, रेस्टोरेंट्स होंगे, तो उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी कैसे काम करती है, ये मुझे आपसे सुनना है। प्राइवेट सेक्टर के हिसाब से देखने जाए तो जैसे इतने श्रद्धालु आने वाले हैं, जी, तो जैसे मैडम ने भी बताया कि उनके रहने की व्यवस्था हो गई, उनके खाने की व्यवस्था हो गई, तो इसमें बहुत अलाइड बिजनेस क्रिएट हो सकते हैं। जैसे आप नासिक में आज देखने जाए तो 20-22 होटल छोड़ दे तो अच्छे से होटल भी नहीं है। वेराज जो वीआईपी कैटेगरी के लोग आते हैं तो उस टाइम पे एक वीआईपी लॉजिंग का भी हमने क्रिएट कर दिया थोड़े दिनों के लिए, तो उसमें भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। सामान्य लोग जो है, जैसे अभी नासिक में बिल्डिंग के तो निर्माण हो रहे हैं, लेकिन सभी बिल्डिंग में लोग तो रहने नहीं गए, तो जो खाली फ्लैट्स है तो वो भी रेंट आउट कर सकते हैं, वो लोगों को ऐसी बिजनेस मिलता है। अभी कारपोरेशन में भी उसका कुछ फायदा है, क्योंकि रेंट पे प्रॉपर्टी जाती है तो कारपोरेशन में उसमें टैक्स मिलता है, तो इनडायरेक्टली कारपोरेशन को भी उसका बेनिफिट होता है। अभी और खाने की चीजों में जैसे हो गए तो रेस्टोरेंट जो है, आप सोचिए कि 21 लाख लोगों के शहर में आज 6 करोड़ लोग आके जाने वाले हैं, तो लगभग 2 करोड़ लोग एक शाही स्नान के टाइम पे आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि नासिक की जो लोक संख्या है वो 21 लाख है अभी, और शाही श्रीहस्थ कुंभ मेला के टाइम में लगभग 6 करोड़ लोग आके जाने वाले हैं शहर में, तो 2 करोड़ लोग लगभग एक शाही स्नान के लिए आते हैं। तो 2 करोड़ लोग जब आने वाले हैं एक टाइम पे, तो आप सोचिए कि 21 लाख लोगों को वो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो गई। जैसे घर घर की महिलाएं भी खाना बनाएंगी तो भी 10 लोगों को एक महिला खाना खिला सकती जी, और रेशियो कभी देखा आपने 2 करोड़ और 21, तो ये रेशियो कभी देखा तो एक महिला को 10 लोगों को खाना खिलाना है। जी, तो जैसे मतलब घर घर में बिजनेस हो सकता घर है। घर में बिजनेस हो सकता है। घर घर में जैसे आप बंगले में रहते हो समझो, जी, तो बंगले में आपके रूम कितने ऑक्यूपाई रहते हैं? जी, आप कोई पहचान के लोग है समझो, जिनको रहने की व्यवस्था ही नहीं है, जी, जो पहचान में से है, रिलेटिव्स में से है, तो वो भी रह सकते हैं, उनसे भी आपको रेंटेड बिजनेस मिल सकता है। जैसे करीबी रिलेटिव्स के तो आप पैसे लेंगे नहीं, लेकिन रिलेटिव्स के कुछ पहचान वाले लोग हैं जिनको आज अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, तो ऐसा होता है। लास्ट टाइम भी लोगों ने उसमें अच्छे पैसे कमाए, वो डायरेक्ट बिजनेस वैसे हो गए। इनडायरेक्ट बिजनेस जो आप बोल रहे हैं, तो उसको रिलेटेड जितनी चीजें लगने वाली है, ये सब उनको भी मैनेज करना है। उनके घर में जब 10 लोग आके रहने वाले हैं समझो, तो उनको भी मैनेज करना है कि डेली 5 लोग रहते, 10 और बढ़ गए, तो उनको भी जो चीजें लगने वाली है, तो इनडायरेक्टली
जो सप्लायर से जो सप्लाई लगने वाला है उनको उनकी फुलफिलमेंट के लिए, तो वो भी इनडायरेक्ट बिजनेस आपको एक मिलने ही वाला है। और कारपोरेशन का उसमें फायदा ऐसा है कि वो सब इनडायरेक्ट बिजनेस पे टैक्सेशन तो है ही, जो कारपोरेशन के जो टैक्सेस है तो वो टैक्स के माध्यम से कारपोरेशन का अर्निंग्स भी होता है, स्टेट गवर्नमेंट को भी मिलता है, सेंट्रल को भी मिलता है। जी, मतलब कुंभ मेला बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू हर नासिक में रहने वाले बंदे के लिए अगर वो सोचे उस तरह से थोड़ा विचार करे तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है बहुत- बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू भी। जी एकदम बहुत सही बात है। सर बहुत आपने अच्छा हमें सब कुछ बताया जो हमें मालूम भी नहीं था, ऐसी चीजें भी आपने बहुत कुछ बताई। सर कुंभ मेला इवेंट का स्पिरिचुअल लाभ तो मालूम ही है, लेकिन कुल मिला के इसका लाभ क्या होता है? मतलब मुझे प्रैक्टिकली पूछना था कि अभी इतना एनएमसी खर्चा करती है तो उसको पैसे कहाँ से मिलते हैं और बाकी लोगों को भी क्या लाभ होता है? जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जैसे लोगों का भी बिजनेस होगा है तो उसी हिसाब से कारपोरेशन को इन टैक्स फॉर्म में पैसा तो मिलता ही है। जी वेरस कुछ चीजें ऐसी है कि कुछ हमें भी रिटर्न्स के तौर पे नहीं देखी जाती, क्योंकि एक धार्मिक त्योहार है जी तो इतना भी रिटर्न्स के बारे में हमने सोचते नहीं है कि रिटर्न्स आना ही चाहिए, क्योंकि त्योहार मनाना है, उसको धार्मिक मान्यता है, लोग वो उसको पसंद करते हैं, तो उसके हिसाब से खर्चा करना एक गवर्नमेंट के हिसाब से हमारी जिम्मेवारी बनती है। तो इनडायरेक्टली जैसे जितना बिजनेस होने वाला है शहर में अलग अलग माध्यम से, वो फूड पे हो गया यानी अन्न पे हो गया या फिर ट्रैवलिंग में हो गया, तो ये सभी बिजनेस के रिटर्न्स में टैक्सेस के माध्यम से जितना पैसा मिलने वाला है वो हमारा रिटर्न्स रहता है। अच्छा, मतलब वो इतना ऐसा प्रॉफिटेबल नहीं होगा। हाँ जी, आप जिस तरह से बात कर रहे हो। जैसे एक बिजनेसमैन जो सोचता है जिस स्टाइल से जी। कि उसको आरओआई कैलकुलेट करता है, हाँ। तो ऐसे आरओआई यहाँ पे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट नहीं होता है, एक धार्मिक तौर पे ही इसको मनाया जाता है, जिसमें इसीलिए तो सेंट्रल भी फंडिंग करता है, स्टेट भी फंडिंग करता है और इटसेल्फ कारपोरेशन भी उसको फंडिंग करती है। लेकिन ये ट्रैवलिंग और ये जो सब जो है रेसिडेंस बढ़ गया है सब, तो टैक्सेशन पार्ट में जितना पैसा रिकवर होता है उतना हमारा प्रॉफिट रहता है। सर इसमें रिस्क फैक्टर क्या रहते हैं, मतलब इन्फेक्शन का फैक्टर? जी बराबर है कि इतने लोग जब आने वाले हैं तो हर एक शहर की एक कैपेसिटी है जी और कैपेसिटी के जैसे आपने एक बंद रूम में 4 लोग रह रहे और उसमें 40 लोग भर दिए, जी तो वहाँ पे ऑक्सीजन कम होने वाला है, तो ऑक्सीजन कम हुआ तो इन्फेक्शन बढ़ने वाले हैं। जी एकदम ये साइंस है। जी तो जैसे ये शहर में भी इसकी भी एक कैपेसिटी है, जी। उसके बावजूद भी वहाँ पे जब लोग आ रहे हैं तो यहाँ का ऑक्सीजन लेवल तो वैसे ही कम होता है, जी। क्योंकि फिर वो टाइम पे बीमारियां बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये बैक्टीरिया जो है हाँ वो ज्यादा से ज्यादा उसको कैसे कवर किया जाए, जहाँ जो चीजों में जहाँ पे निर्माण होता है बैक्टीरिया निर्माण होने की जहाँ संभावना है, इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी हाँ, जहाँ पे possibility है। जैसे पानी में लोग नहाने वाले तो पानी में हम क्या कर सकते हैं, जी तो ये सब चीजों पे हम ध्यान देते हैं। पानी का बहाव बहता पानी, जैसे मैंने शुरू में भी बताया जी। कि पानी का बहाव रखना पड़ता है, क्योंकि इन्फेक्शन उससे बहुत ज्यादा लेवल पे कम हो जाते हैं। वेराज पानी छोड़ के जो भूमि पे जो इन्फेक्शन के चीजें है, जैसे गंदगी के कारण जो हो सकते हैं, इसीलिए गंदगी को साफ करने के लिए ही हम इतने लोग अपॉइंट करते हैं। जी और जो अभी भी होने वाले हैं, तो जैसे जैसे गंदगी कम होगा तो इन्फेक्शन का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, लेकिन ज्यादा करके खांसी बुखार सर्दी ये कॉमन है, क्योंकि उतना तो फैलने वाला है। लेकिन अभी लास्ट टाइम कोविड आके गए जी और अभी भी एक साथ चल रहे GLB जी। वगैरह, तो उसके रिगार्डिंग भी हमारे बैक ऑफ माइंड में है कि वो चीजों को हम कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, तो उसके लिए भी प्लानिंग चालू है। सर इतने सब लोगों की सेफ्टी भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो पुलिस फोर्स का क्या रोल होता है इसमें? यहाँ पे पुलिस फोर्स का रोल तो रहता ही है, क्योंकि वो डायरेक्टली उसको कंट्रोल करता है, लेकिन इनडायरेक्टली IB CBI ये जो लोग हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो हाँ हाँ और मिलिट्री का जैसे एंटी टेररिस्ट स्क्वाड हो गए, हाँ। तो उनका भी इन्वॉल्वमेंट उसमें डायरेक्टली हमको करना अच्छा, पड़ता है। टेररिस्ट कुछ हाँ, रोल टेररिस्ट एक्टिविटी ना हो, क्योंकि इतने बड़े इवेंट में होता है, तो हमारे जो दुश्मन राष्ट्र है हाँ तो उनको तो ये हिंदू धर्म का एक त्योहार है, बड़ा तो उस पे घातपात करके उनको तो बहुत बड़ा
आनंद मिलता है लाभ होगा। होगा, हाँ। तो ये ना होने के कारण ये ऐसा होना नहीं चाहिए, इसलिए मिलिट्री भी उसमें डिप्लॉय होती है। मिलिट्री की पहला मिलिट्री फोर्सेस वगैरह सब उसमें एक्टिव होती है, जो पूरा ध्यान उनका कंटिन्यूसली रहता है, आने वाले लोगों पे वो ध्यान देते हैं। और पुलिस प्रैक्टिकली जो लोग आते हैं यहाँ पे उनको कंट्रोल करने के लिए पुलिस लगती है। जैसे लास्ट टाइम हमने 17,000 पुलिस फोर्स एम्प्लॉय की थी स्टेट गवर्नमेंट ने, लगभग सभी राज्य से सभी जिलों में से पुलिस को बुलाया गया था इवेंट को सुरक्षित पार करने के लिए। जैसे इस टाइम पे अभी शायद पुलिस फोर्स बढ़ के लगने लगेगी। सर बहुत सारी हमारे दिमाग में जो भी शंका थे, क्वेश्चंस थे, उसके आपने इतने डिटेल में हमें जवाब दिया, और आप रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे हो तो वो ज़्यादा मैटर करता है कि आपको अंदर का सब मालूम होता है कि क्या कहाँ पे क्या चल रहा है। तो सर ये बहुत सेटिस्फाइड था मेरे लिए। जैसे मैंने आपके पहले कुछ ब्लॉग देखे हुए और वो देखते समय मुझे भी क्वेश्चंस अराइज हुआ कि ग्रहण के समय कुछ साधु प्रकट होते हैं ऐसा बोलते हैं, तो उसमें वो क्या होता है एक्चुअली? हाँ, एक्चुअली सर क्या होता है, लोग मतलब पुराने लोग ऐसे बोलते थे, कुंभ मेले में जब ग्रहण लगता है तब छुपे हुए साधु प्रकट होते हैं। जी, ये बहुत डीप मीनिंग इसमें है, सच में ये ऐसा होता है। हम लोगों को मालूम है ग्रहण एक साइंटिफिक तौर पे भी बहुत बड़ा इवेंट है। आज तक साइंटिस्ट उसके ऊपर रिसर्च कर रही है, क्योंकि वो नेचुरल कुछ अलग ही प्रोसेस है, जिसके कारण हमें बहुत अलग अलग नेचुरल थिंग्स दिखाई देती है। जैसे कहीं पे मैंने भी पढ़ा था कि वहाँ पे अगर ग्रहण के टाइम एक रे होता है, रेज मतलब प्रकाश होता है, वो खुद को मल्टीपल करता है। मल्टीपल, जैसे अमीबा खुद को मल्टीपल करता है, वैसे रेज भी खुद को मल्टीपल करती है। तो यूनिवर्स में तब जो भी कुछ होता है वो खुद को मल्टीपल करने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल से बोल दूँ तो मैं बोल दूँ ओम नमः शिवाय, तो जैसे मैंने एनर्जी वाइज भी एक ही बार ओम नमः शिवाय बोला, लेकिन ग्रहण के टाइम जब मैं ओम नमः शिवाय बोलूँगी तो वो 1000 टाइम्स एनर्जी वाइज वो बोला गया ऐसे हो जाता है। तो ग्रहण के टाइम एनर्जीज किस तरह से काम करती है ये शायद थोड़ा आपके ध्यान में आया होगा। और कुंभ मेले में जब पानी शाही स्नान के टाइम ग्रहण लगता है, ग्रहण आइदर पूर्णिमा को नहीं तो अमावस को लगता है, मतलब तब तो शाही स्नान का पीरियड रहता है। तब अगर ग्रहण लगता है तो वहाँ की एनर्जीज खुद को किस तरह से मल्टीप्लाई करती होगी ये आपको समझ में आ जाएगा। तो ये छिपे हुए साधु मतलब क्या होता है, कुछ साधु होते हैं ना, वो अपनी खुद की साधना से बहुत ऊपरी लेवल पे जा चुके होते हैं। उनको आम आदमी से कोई लेना देना नहीं, वो उनको देखना भी नहीं चाहते, उनके कांटेक्ट में भी नहीं आना चाहते। अगर कोई बंदा दिखाई देगा या कोई पर्सन आम आदमी दिखाई देगा तो वो छुप जाएंगे, क्योंकि उनको उनसे इंटरेक्ट नहीं करना है, इतनी उन्होंने साधना के तौर पे अपनी एनर्जी लेवल बढ़ाई होती है। तो वो लोग नॉर्मल कुंभ मेला में शाही स्नान में आने की बिल्कुल तकलीफ नहीं लेते, उनको आना ही नहीं है। अगर आप पूछेंगे क्यों नहीं आना है उनको, इतना एनर्जी मिलती है, इतना क्लींजिंग होता है, तो मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाती हूँ। क्या होता है, सपोज अभी ऐसा समझ लीजिए कुंभ मेले में स्नान करने से 10,000 रुपये मिलते हैं, टू अंडरस्टैंड कि ईच पर्सन को 10,000 रुपये मिल जाएंगे। अगर मेरा अर्निंग 5 लाख पर मंथ है और फिर मैं सोचूंगी 10,000 रुपये के लिए मैं इतना दूर क्यों जाऊँ, इतनी भीड़ होगी वहाँ पे, इतने इन्फेक्शन के चांसेस होंगे, मुझे नहीं जाना है। और एक कुंभ मेले में आपको पता चलता है कि नहीं अभी आपको वहाँ पे एक स्नान से 1 करोड़ मिलेंगे, तो मेरा थिंकिंग क्या होगा, 1 करोड़ मिल रहे हैं, मेरा तो मंथली इनकम 5 लाख रुपीज़ है, मैं जाऊँगी, फिर चाहे कितना दूर हो, कितनी उसमें इन्फेक्शन का खतरा हो, कितनी भीड़ हो, 1 लाख रुपए वन टाइम मुझे स्नान करने से मिल रहे हैं। तो ऐसा होता है जब ग्रहण लगता है कुंभ मेले के टाइम शाही स्नान के दिन में, तो ये छुपे हुए साधु जो
अक्सर नहीं दिखाई देते, कुंभ मेले के टाइम भी नहीं दिखाई देते, शाही स्नान के टाइम भी नहीं दिखाई देते, क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं आने की, इतनी एबंडेंस एनर्जी उनके पास ऑलरेडी है। लेकिन ग्रहण के टाइम वो कितनी होने वाली है उनको मालूम है, तो वो छुपे हुए साधु बाहर निकलते हैं, वो ऐसा बोला जाता है। ने आपका कहने का मतलब यही हुआ कि जैसे जहाँ पे जो ध्यान कर रहे हैं वहां से उनको जितनी एनर्जी मिल रही है, तो वो एनर्जी से कई गुना ज्यादा एनर्जी जब इधर मिलने वाले ग्रहण के टाइम पे मिलने जी, वाले, जी, तो जी। एनर्जी मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे सिर्फ वो उनका प्रेजेंस जी। दिखाते, बाद में वो वापस छुप जाते हैं। जी, अच्छा, तो ये मतलब था उसका। जी, तो ये जी, पहले हमें मालूम नहीं था इतना, तो अच्छे से आपने बताया कि छुपे हुए साधु आना यानी क्या। ये बहुत सारी क्वेश्चंस थे दिमाग में, आपने क्लियर कर दिया। जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें इतनी बढ़िया इंफॉर्मेशन दे दी। मैडम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैडम। मैं आपके ब्रॉडकास्ट के माध्यम से एक नासिककरों को अपील करना चाहता हूँ कि आने वाला जो सिंहस्थ कुंभ मेला है, ये अपना त्यौहार है। हम यहाँ के होस्ट हैं, हम यजमान हैं। तो जो आने वाले अतिथि हैं उनको सहयोग करें। आप एक सिंहस्थ कुंभ मेला में एक्टिवली भाग लें। आपको भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, उसको समझिए, अपने भी अर्निंग्स बढ़ाइए, श्रद्धा लोग की सेवा कीजिए। मैं आपके माध्यम से सभी लोगों के, नासिक के नागरिकों को अपील करता हूँ। धन्यवाद।